Recording in progress. चलो स्क्रीन क्लियर है सबको? Yes, sir. So as per schedule, from today we have to start revision of whole syllabus starting from first topic. कौन सा है first topic? Thermal properties of matter. ठीक है, तो हमें आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन करना है। तो उसमें सबसे पहले बात आती है, फर्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज टेम्परेचर। अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमें जो भी डिस्कशन करना है, मतलब प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं अपन मैटर की, और जो प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड टू थर्मल है। थर्मल का मतलब हीट भी होता है, एंड इसी हीट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर? तो बेसिकली होता क्या है, कि टेम्परेचर को अपन डिफाइन करते हैं कि इट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जो है, कंपेयर टू सराउंडिंग, कंपेयर टू रिलेटिव टू सराउंडिंग, उसकी जो हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस है, ये अपन मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है टेम्परेचर। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि अगर अपन हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हीट का मतलब होता है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली हीट मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन कब? ओनली इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब जब तक वो फ्लो होती है तब तक ही हम उसको कंसीडर करते हैं। एक बार बॉडी के अंदर चली गई फिर हीट का हमें कोई भी कंसीडरेशन नहीं रहता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, देखो कि हीट जब तक फ्लो हो रही है तब तक उसको कंसीडर करना है। एंड हीट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि वहां पे जो टेम्परेचर है उसमें अगर डिफरेंस है बॉडी में एंड सराउंडिंग में, तो उस केस में क्या होती है, हीट फ्लो होती है। तो हम हीट के बारे में आगे लिख सकते हैं कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी only in transit and always flows from higher temperature to lower temperature। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अपन देखते हैं कि अगर वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस है तो क्या होता है, करंट ऑलवेज फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समर की बात करेंगे, तो वहां पे होता क्या है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एक्सीड करता है, इसलिए सराउंडिंग की हीट जो है वो हमारे बॉडी में एंटर करती है एंड हम जो है थोड़ा सा हॉट फील करते हैं। सेम वे अगर विंटर में देखेंगे तो क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, एक्सीड करता है, इसलिए हमारे बॉडी की जो हीट है वो सराउंडिंग को लॉस होती है। इसलिए हमें समझ में आता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हीट है वो फ्लो होती है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। यानी ये हीट के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो डिफाइन करने वाली फिजिकल क्वांटिटी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब हीट से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो हीट है, ये एग्जिस्ट करती है ओनली इन ट्रांजिट। मतलब जब तक ये फ्लो हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, द बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, तब तक ही इसका एग्जिस्टेंस होता है। जैसे ये हीट बॉडी को मिल जाती है तो बॉडी में क्या होता है, जैसे कि व्हेन हीट एंटर्स इनटू बॉडी, it is get converted into kinetic energy of molecules of given body या फिर given substance। जो भी बॉडी की अपन बात कर रहे थे जिसका टेम्परेचर कम था सराउंडिंग के साथ में, एक बार हीट उसके अंदर चली गई
तो हीट का क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है। किसमें हो जाता है हीट का कन्वर्जन, उस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी में। एंड एक बार ये सारा कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो गया, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो उस एनर्जी को गेन करके मोशन में सेट हो जाते हैं। और उनकी मोशन की वजह से क्या होता है, उनके बिटवीन का जो भी फोर्स है, उनके बिटवीन का जो भी सेपरेशन है, मतलब सेपरेशन बढ़ने लगता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वहां पे कम होने लगता है। और इसलिए क्या होता है कि जो भी फिजिकल अपीयरेंस या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, वो चेंज होती है। जैसे कि वो एक्सपांड होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ती है। अगर वो सॉलिड है, वन डायमेंशनल है, तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। अगर टू डायमेंशनल है तो वहां पे एरिया चेंज होता है। अगर वहां पे गैस लिक्विड की बात करेंगे हम, तो वहां पे प्रेशर वैरी होता है। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेट करना है तो वहां पे रेजिस्टेंस में चेंज ऑकर होता है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है सब्सटेंस का, वो चेंज हो जाता है हीट को एब्सॉर्ब करने से। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही एक पॉइंट है कि जब भी ये हीट उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को मिलती है, वो उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी अपने पोजीशन के अबाउट एक तो वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं, नहीं तो अगर नेबरिंग मॉलिक्यूल उनको अट्रैक्ट करने के लिए अनेबल है तो मोशन परफॉर्म करते हैं। तो इन सारी चीजों की स्टडी हमें इस टॉपिक में एंड इस सेक्शन में करनी है। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर एंड हीट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। टेम्परेचर मतलब हमने देखा कि बेसिकली सिर्फ रिलेटिव एक टर्म है जो क्या करेगी, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो है उसको मेजर करेगी। और हीट का मतलब क्या है, हीट तो एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी बन गई, ऐसी एनर्जी है जिसका होता क्या है कि बेसिकली जब ये बॉडी में से फ्लो हो रही है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, तब तक ही उसका एग्जिस्टेंस है। एक बार अगर ये बॉडी के अंदर चली गई, मॉलिक्यूल ने इसको एब्सॉर्ब कर लिया, उसके बाद में हम हीट को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हीट का जो है वो फॉर्म चेंज हो जाता है। यानी हीट एनर्जी जो है सिर्फ ट्रांजिशन के टाइम में अपने नेचर में एग्जिस्ट करती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हमें मालूम है कि जब तक बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तब तक ही उसकी एनर्जी काइनेटिक होती है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का जो है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, सो टॉपिक के स्टार्ट में जो है हमें डिस्कशन शुरू करना है अबाउट सिंपल सिंपल पॉइंट्स जिससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी इस बार आ सकते हैं, इसलिए हम उसको स्किप नहीं कर सकते। दैट इज थर्मोमेट्री। अब ये थर्मोमेट्री मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री मतलब ये फिजिक्स की हमने एक ब्रांच बनाई है जिसका काम होता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई डिवाइस बनाना है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, कोई यूनिट सेट करने हैं, तो ये सारा काम करने वाली फिजिक्स की जो ब्रांच होती है उसको थर्मोमेट्री बोला जाता है। एंड इस थर्मोमेट्री का काम है बेसिकली थर्मोमीटर बनाना। अब थर्मोमीटर क्या करेगा, हमने देखा थर्मोमेट्री का काम है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो थर्मोमीटर भी क्या करेगा, टेम्परेचर ही मेजर करेगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। अब ये थर्मोमीटर जब भी हम बनाते हैं तो इनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल और जिसके ऊपर अपन पूरा डिपेंडेंट कर रहते हैं उसको बोला जाता है एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, देखो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं द प्रॉपर्टी of a substance which changes due to change in temperature of a body या फिर सब्सटेंस। मतलब कि टेम्परेचर के चेंज होने से जो प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको बोला जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होगी उसका रीजन हमने ऊपर ही देखा है कि हीट एनर्जी जो है इट एग्जिस्ट करती है ओनली इन ट्रांजिट। तो जैसे ये एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में चली गई, तो दूसरे बॉडी में जाने के बाद मॉलिक्यूल्स उसको एब्सॉर्ब करेंगे। और उसको एब्सॉर्ब करने से होता क्या है कि जो सब्सटेंस होता है उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, या फिर उसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है, या फिर उसकी वजह से जो भी एक्सर्ट होने वाला प्रेशर है वो चेंज हो सकता है। या फिर अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेट करके देखेंगे
तो वहां पे रेजिस्टेंस वेरी हो सकता है। यानी ये चार प्रॉपर्टी जो है इनके बारे में हम अगर डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट कंडीशन में टेम्परेचर के चेंज होने से इनमें भी क्या होता है, चेंज ऑकर होता है। तो ये बनती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें थर्मोमेट्री में थर्मोमीटर बनाने के लिए हेल्प करने वाली है। तो ये कैसे हेल्प करने वाली, देखो एकदम सिंपल सी कंडीशन है। हम क्या करते हैं बेसिकली, कोई भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक्स। एक्स को हमने बोला है क्या, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के चेंज होने से मतलब चेंज होने वाली है। तो इसमें हम करते क्या है कि इस प्रॉपर्टी की रीडिंग मेजरमेंट लेते हैं तीन जगह पे। एक आता है x0, मतलब हम उसको लिख सकते हैं टीपी। टीपी का मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में हम सेम मेजरमेंट लेते हैं एट पर्टिकुलर कोई भी रैंडम टेम्परेचर जिसको मेजर कर रहे हैं अपन, दैट इज T डिग्री सेल्सियस। एंड सेम प्रॉपर्टी को अपन मेजर करते हैं एज ए 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको लिखेंगे टीपी एट 100 डिग्री सेल्सियस। एंड ये तीनों इंफॉर्मेशन, तीनों क्वांटिटी एट तीनों टेम्परेचर हमें मिलने के बाद हम करते क्या है कि T इज इक्वल्स टू, यानी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू XT माइनस x0 अपॉन x at 100 minus x at 0 into 100 डिग्री सेल्सियस में ये आंसर आएगा। बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम गिवन केस में जो भी टेम्परेचर होगा उसको मेजर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो होगा क्या कि बेसिकली आपको बोला जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक रॉड है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। टी इतने टेम्परेचर पे उसकी लेंथ आ रही है 12 सेंटीमीटर। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो उसकी लेंथ आती है 15 सेंटीमीटर। तो टेम्परेचर कितना होगा, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि 12 माइनस 10 अपॉन 15 माइनस 10 इंटू 100। जो भी आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में वहां का टेम्परेचर होगा। सेम केस हम वॉल्यूम के लिए, प्रेशर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज पर, मतलब जहाँ पे जो कंडीशन सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बेसिकली ये प्रॉपर्टी का यूज करके थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइस बनाते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं वर्कशीट में सेंड करने वाला हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सेम पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज टेम्परेचर स्केल्स। अब थर्मोमेट्री में हमें मालूम तो हो गया कि टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है, एंड इसको मेजर करने के लिए हम चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज करके एक डिवाइस बनाएंगे जो थर्मोमीटर बनेगा, और उसके ऊपर फिर अपन स्केल डेवलप करेंगे। अब स्केल की कंडीशन क्या होती है, देखो कि उसको हमें ग्रेजुएट करना पड़ता है, मार्किंग करना पड़ता है, जिससे प्रैक्टिकली कोई भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना ना पड़े। ठीक है, जैसे अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं हमें मालूम है, तो हमें अगर XT x0 x100 दिया जाएगा, वैल्यू पुट करके अपन टी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर दूसरा कोई जो फिजिक्स नहीं पढ़ता है वो टेम्परेचर ही नहीं मेजर करेगा। तो उनको टेम्परेचर मेजर कराने के लिए एक सिंपल सी स्केल डेवलप करना भी हमारा काम था, इसलिए हमने क्या किया, टेम्परेचर स्केल को डेवलप किया। और स्केल को डेवलप करते टाइम हमने डिसाइड किया कि बेसिकली क्या होगा, हर एक स्केल में एक लोअर फिक्स पॉइंट होगा, एक अपर फिक्स पॉइंट होगा। एक लोअर फिक्स पॉइंट होगा, एक अपर फिक्स पॉइंट होगा। लोअर फिक्स पॉइंट मतलब होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी आइस जहां पे मेल्ट होता है, एंड दूसरा आएगा जहां पे वाटर क्या करेगी, बॉइल करेगी, मतलब वो बनेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऐसे दो पॉइंट हमने कंसीडर किए जिसके बिटवीन अपन स्केल नंबर ऑफ डिविजन्स में सेपरेट करते हैं। तो इस तरह से हम स्केल बनाते गए, बहुत सारे फेमस स्केल से, सारे हम नहीं पढ़ेंगे, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होनी चाहिए रेफरेंस के लिए, उतने मैं यहाँ पे बोलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका कमर्शियली अपन यूज करते हैं वो आती है सेल्सियस स्केल। उसके बाद में मेडिकल फील्ड में आपके यूज होती है कभी कभी, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। उसके बाद में और एक आती है र्यूमर स्केल। उसके बाद में केल्विन स्केल, जो हम एसआई में फॉलो करते हैं, मतलब हमें उसी के ऊपर फोकस करना है। एंड और एक आती है दैट इज रैंकाइन स्केल। ऐसे डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर अब तक बनाई गई है, जिसमें अगर देखेंगे एक आता है लोअर फिक्स पॉइंट, दूसरा आता है अपर फिक्स पॉइंट, एंड यहाँ पे आएगा एनडी। एनडी का मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स, कितनी डिविजन्स हर एक स्केल में होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सब पे फोकस नहीं करना है,
सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रिमेम्बर करनी है। बाकी जो है नहीं रिमेम्बर करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो डिग्री सेल्सियस वाली स्केल होती है, ये स्टार्ट होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस जो है वो मेल्ट होता है। उसके बाद भी ये एंड होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वाटर बॉईल होती है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिविजन है वो बनती है 100। उसी तरह से अगर बात फ़ारेनहाइट स्केल की करेंगे, तो ये स्टार्ट होती है एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड एंड होती है एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि यहाँ पे जो है 180 नंबर ऑफ डिविजन्स में हमने इस स्केल को क्या किया है, डिवाइड किया है। अगर वहां पे र्यूमर की स्केल देखेंगे, तो र्यूमर की स्केल जो है बेसिकली स्टार्ट होती है फिर से 0 र्यूमर पे, एंड होती है 80 र्यूमर पे, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स अगर देखेंगे तो ये आता है 80। केल्विन स्केल तो मालूम है, 273 केल्विन से स्टार्ट होके 373 केल्विन पे एंड होती है, यानी इसका और डिग्री सेल्सियस का जो भी नंबर ऑफ डिवीजन का पार्ट है वो सिमिलर होता है। एंड रैंकाइन स्केल जो है, इट स्टार्ट फ्रॉम 460 रैंकाइन एंड एंड एट 672 रैंकाइन, यानी यहाँ पे 212 इतनी नंबर ऑफ डिविजन्स। तो इस तरह से ये डिफरेंट टेम्परेचर स्केल बनाई गई थी। लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट सब में सेम था, लेकिन वहां पे जो नंबर ऑफ डिविजन्स थे फिर वो डिफरेंट हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से ये टेम्परेचर की डिफरेंट स्केल बनाएगी। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो भी टेम्परेचर की स्केल हमें एक फॉर्म में दी जाती है, उसको अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उस कन्वर्जन के लिए हम एक स्टैंडर्ड रिलेशन यूज करते हैं कि जो भी अपन मेजरमेंट ले रहे थे उस मेजरमेंट की रीडिंग माइनस वहां पे जो भी लोअर फिक्स पॉइंट था, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये जो रेशो है ये हमेशा से कांस्टेंट रहता है, एंड इस रेशो के कांस्टेंट होने की वजह से हम एक स्केल का टेम्परेचर दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहले अगर बात डिग्री सेल्सियस की करेंगे, तो यहाँ पे रीडिंग जो आ रही है मैं उसको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इसलिए टीसी लिख रहा हूँ। यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे 100 है। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस इसका स्टार्टिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट है, नंबर ऑफ डिवीजन 180 है। तो इस इक्वेशन में कोई भी टर्म रीअरेंज करके मैं एक तो टी अप दिया है तो टीसी, या फिर टीसी दिया है तो टी अप कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसी तरह से अगर रैंकाइन स्केल की बात चल रही है, सॉरी र्यूमर की, तो टेम्परेचर इन र्यूमर बनेगा -0 डिवाइडेड बाय 80। अगेन केल्विन के लिए तो डिग्री सेल्सियस का पार्ट सेम ही होता है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे टेम्परेचर इन रैंकाइन -460 डिवाइडेड बाय 212। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम एनी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। किसी भी एक सिस्टम में से हम टेम्परेचर को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ हमें क्या करना है, जो टेम्परेचर दिया था, टीसी दिया, टीएफ दिया, टीआर दिया, उसमें वैल्यू पुट करनी है। पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब सेम सिस्टम टेम्परेचर की होगी, स्केल डिफरेंट होगी, उसमें कितना टेम्परेचर आता है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट टेम्परेचर की स्केल हो गई, इसमें वैल्यू पुट करके हम टेम्परेचर को एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल is delta Tc, then change in temperature in Fahrenheit scale कितना होगा, तो वहां पे रिलेशन आता है डेल्टा टी एफ, चेंज इन टेम्परेचर इन Fahrenheit स्केल इज इक्वल्स टू सिंपली 9/5 इंटू डेल्टा टी सी। ऐसे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इनमें रिलेशन आता है टी सी इज इक्वल्स टू ये 5/9 प्लस 32, ये एफ, यहाँ पे टी एफ है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में भी हम इसको पुट कर सकते हैं
TC is equals to 5/9 in bracket T up minus 32। यानी T up दिया, TC निकालना है, तो उसके लिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। एंड अगर वहां पे हमें चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करके ये रिलेशन यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के मतलब करने से पहले मालूम होनी चाहिए कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सॉल्व करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड केस से तो मालूम होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द टेम्परेचर at which degree Celsius scale and degree Fahrenheit scale becomes equal। मतलब दोनों भी स्केल पे जब टेम्परेचर की रीडिंग सेम आ रही है तो वो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में मतलब -40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सेम आंसर आता है, दैट इज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी दोनों केस में जो टेम्परेचर की रीडिंग है इट विल बी सेम, ये दोनों केस में सेम रहने वाली। तो बेसिकली टेम्परेचर स्केल बनाते कैसे थर्मोमीटर्स में, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली। अब सेम पार्ट से रिलेटेड नेक्स्ट डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स मतलब जो थर्मोमीटर्स हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, तो उसके टाइप से। अब टाइप्स किसके अकॉर्डिंग आएंगे, वही स्टार्ट में जो देखा था कि कौन से प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रख के फोकस में रख के वहां पे जो है इससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आता है लिक्विड थर्मोमीटर्स, जहाँ पे अपन लिक्विड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वॉल्यूम वाली लिक्विड थर्मोमीटर्स। उसके बाद में हम यूज कर सकते हैं गैस थर्मोमीटर्स, प्रेशर या फिर वॉल्यूम का भी हम यूज कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद में हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स। अब ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स जो है इसमें जो है टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस वैरी होता है उसकी प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद में और एक आता है दैट इज थर्मोकपल थर्मोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज रेडिएशन थर्मोमीटर। रेडिएशन थर्मोमीटर्स। इसके बाद में और एक आता है दैट इज वेपर प्रेशर थर्मोमीटर्स। यानी कि देखो थर्मोमीटर की जो टाइप अपन यहाँ पे देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने बनाया, कौन सी प्रॉपर्टी को अपन ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर का चेंज उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये थर्मोमीटर्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होगा जब लिक्विड थर्मोमीटर्स की बात आएगी तो हम वहां पे लिक्विड से रिलेटेड जो भी वॉल्यूम में होने वाला चेंज है रिलेटेड टू टेम्परेचर वो यूज करने वाले हैं। एंड वहां पे जो है लिक्विड थर्मोमीटर्स में लिक्विड थर्मोमीटर्स में हम ऐसे लिक्विड को यूज करते हैं कि जिनमें होता क्या है कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी लार्ज चेंज इन वॉल्यूम ऑकर होता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक तो Hg यानी मर्क्यूरी का थर्मोमीटर यूज करते हैं, या फिर कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम वहां पे जो है मर्क्यूरी के साथ साथ अल्कोहल थर्मोमीटर्स भी यूज करते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विड थर्मोमीटर हम बनाते हैं। और यहाँ पे करते क्या है, हम उसकी जो वॉल्यूम चेंज होने वाली है, वॉल्यूम के चेंज होने से जो भी उसको अगर एक क्या बोलेंगे अपन एक ट्यूब में बीकर में डाल दिया, कैपिलरी ट्यूब में डाल दिया, तो वहां पे क्या होगा जैसे वॉल्यूम चेंज होगी वो एक्सपांड होगा, उसकी जो लेवल है उसकी जो हाइट है उसकी जो लेंथ है लिक्विड कॉलम की वो इंक्रीज होने वाली है, वो बढ़ने वाली है।
तो हम वहां पे क्या करते हैं, उसकी जो हाइट होती है लिक्विड कॉलम की, उसको ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर स्केल बनाते हैं, और वहां पे टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए फिर फॉर्मूला बनेगा वही जो स्टार्ट में देखा था, एक्स टी माइनस एक्स जीरो। अगर लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये बनेगा एल टी माइनस एल जीरो अपॉन एल 100 माइनस एल जीरो इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस इक्वेशन का यूज करके अपन वहां पे टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है या फिर प्रेशर थर्मोमीटर है, जैसे यहाँ पे लेंथ ही चेंज होके वहां पे एक तो भी आएगा, नहीं तो प्रेशर आएगा। बस आपको एडिशन में एक पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि जो गैस थर्मोमीटर्स होते हैं, गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर्स। ऐसे क्यों? क्योंकि गैस की जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के कंपैरिजन में अर्ली चेंज होती है फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज हो गया, उसकी वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम होने वाला है वो मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ गैसेस, तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो गए। सेंसिटिव होने की वजह से वो एक्यूरेट भी होंगे, और ये एक्यूरेट होने के लिए हम उनको क्या करते हैं, दूसरी टेम्परेचर स्केल को कैलिब्रेट करने के लिए, मतलब बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन, यूज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर थर्मोमीटर्स। दूसरे थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सेम केस रेजिस्टेंस की भी यूज करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, हम सेम प्रॉपर्टी की, मतलब x की जगह पे जैसे यहाँ पे L आया था वैसे R आएगा। तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स है उसके उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लैटिनम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लैटिनम इज यूज्ड इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स। प्लैटिनम इज यूज्ड इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स। प्लैटिनम ही क्यों, उसकी क्या खासियत है, तो बेसिकली क्या होता है, इस प्लैटिनम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी हाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी हाई है, मतलब मेल्ट होने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है, तो हम इजीली वहां पे टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं अप टू लार्ज स्केल। एंड यहाँ पे जो है हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए कितना भी मतलब रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए कितना भी टेम्परेचर में वेरिएशन प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे जो है व्हीटस्टोन्स व्हीटस्टोन्स जो नेटवर्क था, मीटर ब्रिज था, वही मैकेनिज्म हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहां पे टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं अपन रेजिस्टेंस में, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्केल हम डेवलप करते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हमें लोअर टेम्परेचर यूज करना है, मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, जर्मेनियम का यूज करते हैं। ये सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे जो है हम 4 केल्विन टू 77 केल्विन, ये रेंज का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो उसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर अगर कम भी है तो वहां पे जो रेजिस्टेंस में आने वाला वेरिएशन है वो कंसिडरेबल होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इससे रिलेटेड और एक आपको याद रखना है, दैट इज थर्मोकपल थर्मोकपल थर्मोमीटर। अभी थर्मोकपल थर्मोमीटर में जो है, थर्मोकपल क्या होता है आपको मालूम है, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो सीबेक इफेक्ट होता है इसको यूज करते हैं। अब इसमें होगा क्या कि आपको कोई भी एक सब्सटेंस दिया जाएगा, है ना, जिसके दो एंड्स होंगे, दो टर्मिनल्स होंगे, एक को अपन लोअर टेम्परेचर पे रखेंगे, दूसरे को हायर टेम्परेचर पे रखेंगे, एंड इनको अगर कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर, तो इस वायर में से जो है वो करंट फ्लो होगा। अगर ये हायर टेम्परेचर की वैल्यू अपन चेंज कर रहे हैं एंड T1 लोअर टेम्परेचर की वैल्यू अपन फिक्स रख रहे हैं, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड होने वाला जो ईएमएफ होता है उसका रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू AT प्लस BT का स्क्वायर, है ना। जितने टाइम के अकॉर्डिंग अपन T2 चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ चेंज होता है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना। उसी तरह से हम जो है कुछ पायरोमीटर्स भी यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब पायरोमीटर को ही रेडिएशन थर्मोमीटर ऐसे भी बोला जाता है, पायरोमीटर को ही
रेडिएशन थर्मोमीटर जो है ऐसे भी बोला जाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो थर्मोमीटर है बेसिकली वर्क करता है इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस रिलेशन के ऊपर। यानी कि यहाँ पे हम जो है रेडिएशन रिलेटेड ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं, रेडिएशन रिलेटेड रीडिंग लेने वाले हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर स्केल बना के टेम्परेचर को मेजर करने वाले हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कोई भी बॉडी जो है, आगे हम पढ़ने वाले हीट ट्रांसफर, उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आएगा। तो रेडिएशन में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बेसिकली हर एक बॉडी एट एनी टेम्परेचर जो है हीट रेडिएट करती है। तो उसके रेडिएशन अगर अपन मेजर करेंगे तो वो कितने टेम्परेचर पे कर रही थी ये हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बिलो 800 डिग्री सेल्सियस जो रेडिएशन इमिट होते हैं हम उसको मेजर नहीं कर सकते, मतलब डिटेक्ट करने के बाद भी वो कंसिडरेबल नहीं होते। इसलिए अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर है तभी हम ये पायरोमीटर का इफेक्ट यूज कर सकते हैं। एंड इनका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इतना हायर टेम्परेचर में इस टाइप के पायरोमीटर के डिवाइस को कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में कहीं पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके साथ में बोलोमीटर एंड थर्मोपाइल ये डिवाइस भी यूज करते हैं जिनका काम होता है डिटेक्ट एंड डिटेक्ट एंड मेजर करना अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन। जो भी थर्मल रेडिएशन है उनको डिटेक्ट करना या फिर अगर है वहां पे तो मेजर करना। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पायरोमीटर्स है वो बेसिकली वर्क करते हैं डिफरेंट स्केल में। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो जो टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए हमने बेसिकली फर्स्ट रिलेशन देखा था कि T इज इक्वल्स टू होता है xt माइनस एक्स जीरो अपॉन एक्स हंड्रेड माइनस एक्स जीरो इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ये इन जनरल केस हो गई। लेकिन इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है 1954 के बियॉन्ड हमने डिसाइड किया है कि सारे टेम्परेचर स्केल उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होंगे। वो डिपेंड करती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर। ठीक है, तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब है एक स्पेशल केस जहां पे वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और ये केस जो है वो हमें मिलती है एट 0.01 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो होती है 4.58 मिलीमीटर ऑफ Hg। जो भी प्रेशर मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर, मैनोमीटर यूज करेंगे उसकी हाइट जो है 4.58 मिलीमीटर ऑफ Hg चाहिए। एंड वहां पे जो टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस अगर है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन आता है। तो वहां पे जो है हम टेम्परेचर वाटर को जो है तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट करके बना सकते हैं। मतलब वहां पे वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हम टी ऑफ ट्रिपल पॉइंट divided by thermodynamic property at given temperature upon thermodynamic property at ट्रिपल पॉइंट, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिपल पॉइंट जो है 0.01 डिग्री सेल्सियस को अगर अपन 1 डिग्री सेल्सियस लेंगे अप्रोक्सीमेटली, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे मतलब वो 273 केल्विन बनेगा। तो ये जो टेम्परेचर है वो हम डायरेक्टली 273 इंटू प्रॉपर्टी एट गिवन टेम्परेचर डिवाइड बाय प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसमें पुट करेंगे तो हमें जो आंसर है वो केल्विन में मिलते हैं। मतलब सेम, एक तो पहले यू डिस्कस किया इतना सारा, वो प्रॉपर्टी वो फॉर्मूले अप्लाई करके भी अपन टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो है अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर चाहिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का यूज करके अगर अपन टेम्परेचर की स्केल बना रहे हैं तो यहाँ पे हम सेम पार्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो फर्स्ट हाफ है, जिसमें अपन थर्मोमेट्री, थर्मोमीटर्स एंड थर्मोमेट्रिक स्केल, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, तो वो पार्ट बस इतना ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे लेक्चर हो जाएगा, आज जो है हमारे लिए दूसरा कोई टास्क ही नहीं है फिजिक्स का, सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को अपन 3 पार्ट में टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं।
पहले पार्ट में आएगा ये पार्ट जिसमें हमने थर्मोमीटर्स, टेम्परेचर, थर्मोमेट्री, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेटेड पार्ट का जो स्केल है उससे रिलेटेड डिस्कशन किया है। अब इसके बाद में हम डिस्कशन करने वाले अबाउट हीट कैपेसिटीज, जिसमें हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एंड उससे रिलेटेड फिर कैलोरीमेट्री, इससे रिलेटेड डिस्कशन करना है। एंड उसके बाद में थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे जितना भी पार्ट मैं लिख के दे रहा हूँ ये नोट्स में पीडीएफ के फॉर्म में आपको सेंड करने वाला हूँ। एट एनी हाउ आज के दिन में इसको जितना चाहिए लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये प्रिपेयर होना ही चाहिए, क्योंकि कल जो हम लेक्चर सेम टाइम पे शुरू करेंगे उसमें पहले 30 मिनट्स में ये जो पॉइंट्स मैंने आज पढ़ाए हैं उसकी रिवीजन होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू होगा। फिर डे आफ्टर टुमारो जो न्यू टॉपिक होगा उसमें ये टॉपिक, कल का टॉपिक, ऐसे सब टॉपिक ऐड होते जाएंगे। मतलब कि हर रोज हम इसको रिवाइज करने वाले हैं, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इसको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ मैं कुछ ओरल्स भी कंडक्ट करूंगा, कुछ आपको टारगेट भी देने वाला हूँ जिसमें आपको ये टॉपिक खुद एक्सप्लेन करते हुए रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। वो सारी बातें मैं आपको ग्रुप पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट जो है उसका डिस्कशन शुरू करते हैं, जो एकदम सिंपल है, इंटरेस्टिंग है एंड जो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इससे रिलेटेड आएगा ही नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, सिंपल बात है। तो इससे कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे देखे नहीं गए, तो आने की प्रोबेबिलिटी कम लगती है, लेकिन आ सकता है। लेकिन ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको एकदम जी जान से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो कि ये हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक स्टेटमेंट उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हो गया, उससे कुछ ज्यादा खास हमें डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सिंपल पार्ट भी बनता है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने। होता क्या है देखो कि बेसिकली हर एक मैटर जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है उसकी खुद की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। अब ये जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक्चुअल में होती है हीट के फॉर्म में, लेकिन हीट का प्रॉब्लम हमने देखा है कि हीट जो है वो ट्रांजिट के टाइम में वो मतलब वहां पे अपेयर होती है। जब ये बॉडी के अंदर चली गई तो वो हम मतलब उसको मेजर नहीं करते, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। तो वो इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हम अगर किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें क्या मेजर करना पड़ेगा, वहां पे जो टोटल नेट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वही बात, जो हीट उस बॉडी को हमने सप्लाई की थी। तो इंटरनल एनर्जी मतलब वही सम ऑफ नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में हीट का मतलब क्या है, वही कि जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर का डिफरेंस, उसको अपन हीट बोल चुके हैं। यहाँ पे जो हीट हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एस आई यूनिट होता है जूल। देन यहाँ पे जो सी जी एस यूनिट है हीट का वो है कैलोरीज। और ये कैलोरी जो है ये यूनिट कहाँ से आ गया, क्योंकि पुराने जमाने में लोगों को ऐसे बोलना था कि हमारे बॉडी में हीट एंटर करती है, मतलब कोई तो फ्लूइड है, कोई तो लिक्विड है जो हमारे बॉडी के स्किन के जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें से बॉडी में घुसते हैं और फिर हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में हीट एंटर कर रही है, ठीक है। और उस फ्लूइड को बोला गया था कैलोरिक फ्लूइड, इसलिए हीट का यूनिट तब से बन गया कैलोरी। और ये ऐसा यूनिट जूल है, सीजीएस यूनिट कैलोरी है। हर बार हर एक न्यूमेरिकल में हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, और कन्वर्जन के लिए आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.186 जूल, 4.186 जूल, ठीक है। एंड यही कन्वर्जन फैक्टर को हम जो है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब क्या है, हम हर बार इसके ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो पॉइंट में कुछ खास पढ़ा नहीं है, ऑलरेडी हमें मालूम ही होता है। हम फिजिक्स जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल
इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यानी कि क्या है कि पहले लोगों को लगता था कि वर्क डिफरेंट है एंड हीट डिफरेंट है, वर्क का एंड हीट का कोई रिलेशन ही नहीं है, वो दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, इस तरह से लोगों का मानना था। लेकिन जूल था जिसने बोला था कि वर्क एंड हीट यानी वर्क एंड एनर्जी आर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो वहां पे कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल का इक्विवेलेंट मतलब जो हीट में एंड वर्क में रिलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो बनता है जे को बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट विच इज गिवन बाय W बाय Q, वेयर W इज द वर्क डन, Q इज द एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट आप अपने वहां पे यूज करते हैं। अब हमारा जो बेसिक पॉइंट था उस रिलेटेड डिस्कशन शुरू करना है हमें। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, अब बेसिकली ये जो हीट कैपेसिटी है इसका मतलब क्या होगा, देखो जैसे कि हर एक सब्सटेंस जो है उसकी हीट कैरी करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने पहला एक सब्सटेंस है उसको क्या किया कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक अमाउंट ऑफ हीट है, जैसे कि 100 कैलोरी इतनी हीट दे दी, और उस सब्सटेंस में क्या किया 100 कैलोरी हीट को गेन करने के बाद एब्सॉर्ब करने के बाद अपना टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। दूसरी बॉडी थी जिसको मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट दे दी 80 कैलोरी, लेकिन उसका टेम्परेचर सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो कि सेकंड केस में जो बॉडी थी उसकी हीट कैरी करने की कैपेसिटी ज्यादा थी, क्योंकि गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए जो चेंज इन टेम्परेचर वहां पे ऑकर हुआ है उस केस में वो कम था, लिटिल बिट स्मॉलर था। तो हीट कैपेसिटी मतलब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि amount of heat required to change the temperature of a body। तो ये डिनोटेड बाय H, इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और इसके लिए SI यूनिट होगा जूल पर केल्विन। सीजीएस यूनिट अगर है तो जूल बनेगा कैलोरी, एंड केल्विन की जगह पे अपन यूज करेंगे डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये हीट कैपेसिटी होती है, हर एक सब्सटेंस के लिए ये डिफरेंट होती है। एंड इसी को अगर अपन स्पेसिफिक तरीके से मतलब पर्टिकुलर गिवन कंडीशन मतलब गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज इसको अपन नोटेशन यूज करने वाले हैं सी, स्मॉल सी। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे, सेम ऊपर की डेफिनेशन होगी अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of given mass of substance। यानी कि यहाँ पे एडिशनल पार्ट क्या हो गया, ये डेल्टा Q बाय डेल्टा T तो पहले से था, उसके साथ बस m ऐड हो गया डिनोमिनेटर में, तो ये बन गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट होगा जूल पर केजी पर केल्विन। अगर सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं तो वो बनेगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे हमें हर बार जो है ये कन्वर्जन करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन अगर देखेंगे तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 कैलोरी का अगर जूल में करना है तो ये आएगा 4.2, देन ग्राम का अगर केजी में करना है तो -3 ऊपर आके बनेंगे +3, तो ये बनेगा 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके क्वेश्चंस में यूज करते हैं। और अगर यहाँ पे डायमेंशंस की बात करेंगे तो इसके डायमेंशंस आएंगे L2 T-2 K-1, क्योंकि जूल का मतलब वर्क के डायमेंशंस उसमें होता है L2 M1 T-2, लेकिन नीचे मास है तो M1 वहां पे कैंसिल हो जाएगा।
तो इस तरह से जो है हम गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि जो बात अगर वाटर की चलेगी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर पर डिग्री सेल्सियस भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के कन्वर्जन में सिर्फ हमें 273 ये कांस्टेंट नंबर कंसीडर करना पड़ता है। अब इसकी जगह पे जो हमने यहाँ पे मास देखा था, इसकी जगह पे हम दूसरी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं जिसको अपन मोल्स बोलते हैं। तो अगर अपन डेटा इन टर्म्स ऑफ मोल डिफाइन कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है मोलार स्पेसिफिक हीट, और इसको अपन डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल सी। स्मॉल सी है इसका मतलब स्पेसिफिक हीट जिसमें अपन मास कंसीडर कर रहे हैं, एंड अगर कैपिटल सी ले लिया इसका मतलब यहाँ पे मास को रिप्लेस करके हमने मोल्स को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब डेफिनेशन में सिर्फ क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise or to change the temperature of given moles of substance। जो भी सब्सटेंस दिया है उसको अगर इन टर्म्स ऑफ मोल कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे आएगी उसकी मोलार स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, कैपिटल सी इक्वल्स टू, बस यहाँ पे यम हुआ करता था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के साथ, अब यहाँ पे मोल की जगह पे एन आएगा, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। बाकी कुछ खास डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसा यूनिट अगर लेंगे तो क्या डिफरेंस होगा, वहां पे केजी हुआ करता था, यहाँ पे उसकी जगह पे मोल लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा जूल पर मोल पर केल्विन। एंड अगर सीजीएस यूनिट की बात चल रही है तो कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमें मोलार स्पेसिफिक हीट जो है उसका ऐसा यूनिट मिलेगा। अब बेसिकली इनमें जो रिलेशन होता है, relation between specific heat and molar specific heat, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और इनके बिटवीन का रिलेशन होता है कैपिटल C इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइड बाय n इंटू स्मॉल c। बट हम नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते टाइम क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये रिलेशन यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल C इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू C, ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेटा जिस फॉर्म में दिया है उसमें आप फोकस करेंगे। स्मॉल m का मतलब गिवन मास, कैपिटल M का मतलब मोलार मास, मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। कैपिटल M अगर बोला है तो वो बनेगा मोलर मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब ये टर्मिनोलॉजी आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ी चुके हैं तो कुछ खास आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैपिटल सी का मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस तरह से ये दोनों टर्म्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। इससे रिलेटेड आपको एडिशन में और एक पॉइंट याद रखना है, जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है। और उसमें जो है सॉलिड्स एंड लिक्विड में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हम कंसीडर करते हैं, लेकिन गैसेस की केस में वो ज्यादा केस में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम चेंज इन वॉल्यूम ऑकर होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सॉलिड्स एंड लिक्विड की केस में हम जो है वहां पे हीट कैपेसिटी एक्सप्रेस करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड वहां पे अगर हम
सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड अगर बात गैसेस की करेंगे तो वहां पे हम सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेसिकली ये जो हीट कैपेसिटी है हम दो पार्ट में मेजर करते हैं। एक होती है सीपी, सीपी मतलब मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मैक्सिमम टाइम हम गैस की केस में अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। और सीवी जो है वो बनती है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको जो है अपन सॉलिड एंड लिक्विड की केस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है सीपी एंड सीवी, इनसे रिलेटेड डिस्कशन हमें इस टॉपिक में भी करना है, थर्मोडायनेमिक्स में भी करना है, केटीजी में भी करना है, ठीक है। तो दोनों ये जो सीपी एंड सीवी वाली टर्म है वो एक दूसरे से रिलेट करती है। यहाँ पे जो सीपी होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी होता है, और यहाँ पे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू होता है आर, और ये बनता है हमारा मेयर्स का रिलेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमें थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा डिस्कशन करना है, एंड केटीजी में भी इसका यूज आने वाला है। एंड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर याद रखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो वहां पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर अगर वहां पे हो रहा है, इसमें अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हीट कैपेसिटी वहां पे डिक्रीज होती है। अगर अदर कंडीशंस हम वहां पे कांस्टेंट एंड मतलब एट यूनिफॉर्म कंडीशन मेंटेन रखेंगे तो ये हो गई ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी का डिस्कशन। अब इससे रिलेटेड और नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, that is specific heat of water। अब वाटर की स्पेशलिटी ये होती है देखो कि जितने भी सब्सटेंस हमें नोन है उसमें सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी अगर किसकी है तो वो वाटर की होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि among all known solids and liquid, specific heat of water is maximum। Specific heat of water is maximum। सबसे ज्यादा अगर स्पेसिफिक हीट किसकी है तो वाटर की। इसका मतलब क्या होगा, वाटर को अगर हीट हमने दी है तो उसके बाद उसको हॉट होने में मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अदर बॉडी। इसलिए सॉलिड्स जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, लेकिन पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका रीजन आपने देखा होगा कि जैसे राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि दिन में जो टेम्परेचर है वो 42, 45, 50 को एक्सीड करता है। मतलब एकदम सनलाइट इंटेंस हो गई तो एकदम सारी जो क्या बोलते हैं हम उसको, जो सॉइल है जो भी रहती है वो एकदम से हीट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड वही अगर सनसेट हो गया, ठंडी होती है, तो रात में वहां पे टेम्परेचर 10, 5, 2 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। मतलब भयानक जिंदगी उनकी, ठीक है। दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और रात में बहुत कम टेम्परेचर, क्योंकि क्या है कि वहां पे वाटर नहीं है, तो ये जो सॉलिड्स है वो थोड़ी हीट दे दी, गर्म भी ज्यादा जल्दी होते हैं, हीट निकाल ली, ठंडे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन वाटर की केस में ऐसा नहीं है, वाटर धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। इसलिए जो सी शोर के मतलब कोकन अगर देखेंगे तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मेंटेन होता है, दिन में भी, रात में भी, विंटर में भी, समर में भी, रेनी सीजन में भी। वहां पे जो टेम्परेचर है उसमें ज्यादा वेरिएशन आता ही नहीं है, उसका रीजन यही है, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, थोड़ा सा वाटर का जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड आपको याद रखना है। इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हमने कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय increasing temperature, initially specific heat of water, specific heat of water goes on decreasing, becomes minimum
at 37 degree Celsius, and then it starts increasing again. और वाटर के लिए ये पहले मैंने सीजीएस में नहीं लिख के दी थी, वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड इसी को अगर एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो ये आती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, अगर अपन यहाँ पे ग्राफिकली देखेंगे तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है उसको अगर टेम्परेचर के अगेंस्ट ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो स्टार्ट में ये थोड़ी सी कम होती है। कब तक? जब तक टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है तब तक, एंड उसके बियॉन्ड ये फिर से बढ़ती है। ठीक है, तो ये थर्मल सेक्शन की जो ग्राफ है इनको आप ध्यान से प्रिपेयर करेंगे। एक अलग से चार्ट ही बनाना है आपको सिर्फ थर्मल सेक्शन के जितने ग्राफ्स आएंगे उनको लर्न करने के लिए, क्योंकि एक तो क्वेश्चन फिक्स है जिसमें आपको एक तो ग्राफिकल डेटा एनालाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली आपको ग्राफ्स के फॉर्म में डेटा दिया जाए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने हीट कैपेसिटी कंसीडर की है उसी से रिलेटेड और एक टर्म आती है दैट इज थर्मल कैपेसिटी, और उसकी डेफिनेशन उसकी जो फॉर्मूले वो सेम ही होती है, तो उसमें अपन ज्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले सेम कंसेप्ट से रिलेटेड, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, और स्टेट का चेंज ऑफ स्टेट। अभी चेंज ऑफ स्टेट पढ़ने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि बेसिकली हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो एग्जिस्ट करता है इनटू 3 स्टेट्स। वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस। और ये जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स होता है। तो ये जो फोर्स है अगर ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि वो नेबरिंग के मॉलिक्यूल को हिलने ही नहीं दे रहा है, तो उस केस में जो भी सब्सटेंस होगा वो अपनी फिजिकल कंडीशन चेंज करने के लिए अनेबल होगा, यानी कि वो फिक्स शेप ओबे करेगा और उसी को अपन सॉलिड बोलेंगे। लेकिन अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े से वीक हो गए, और वो वीक होने की वजह से क्या हो रहा है, नेबरिंग का मॉलिक्यूल जो है अपने मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करने के लिए एबल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के बिटवीन का फोर्स थोड़ा सा वीक हो गया, तो उस केस में जो है वो सब्सटेंस लिक्विड बनता है। लेकिन सेम केस अगर गैसेस की देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पे होते ही नहीं है तो भी नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल को नेबरिंग के मॉलिक्यूल के साथ कुछ लेना देना ही नहीं होता है। यानी कि जो मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। अगर क्लोजली पैक है तो सॉलिड, अगर थोड़ा सा सेपरेशन बढ़ गया तो लिक्विड, और ज्यादा सेपरेशन अगर बढ़ा देंगे एक दूसरे से वो रिलेटेड ही नहीं है ऐसे अगर हो गया तो वो बन जाएगा फिर क्या, गैस। तो इस तरह से 3 स्टेट होती है। तो हम यहाँ पे जो है कंसीडर करते कि नॉर्मली क्या होगा कि अगर सॉलिड मेल्ट हो गया, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले सॉलिड था उसको हमने हीट दी और हीट को एब्सॉर्ब करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से क्या हो सकता है, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड हो सकता है, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड भी हो सकता है। अब ये वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड में क्या होगा, पहले लिक्विड होगा, फिर ये लिक्विड हीट को एब्सॉर्ब करेगा एंड अपना जो कन्वर्जन है वो वेपर्स में करेगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ वेपर भी हो सकता है। अब वेपर का कंडेंसेशन हो रहा है मतलब क्या होगा, वहां पे वाटर की वेपर होगी जो क्या करेगी, हीट को लॉस करेगी, मतलब हमें उनको कूल करना पड़ेगा। अगर इसको कूल किया तो उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा। एंड उसके बाद में और एक प्रोसेस यहाँ पे पॉसिबल है, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड को फ्रीज कर रहे हैं मतलब हम क्या करेंगे
कि पहले एक लिक्विड आएगा, उस लिक्विड को फिर से अपन कूल करेंगे तो उसका कन्वर्जन सॉलिड में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेल्टिंग बोलो, उसके बाद वेपराइजेशन बोलो, देन कंडेंसेशन बोलो एंड फ्रीजिंग बोलो। इस प्रोसेस में सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है, जिस स्टेट में था उस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सब्सटेंस की जो होने वाली चेंज ऑफ स्टेट है उसको जो रिस्पॉन्सिबल टर्म आती है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है एज ए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, अब लेटेंट हीट का मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट required by the body to convert its state। अगर बॉडी को अपनी स्टेट कन्वर्ट करनी है या फिर अपन उसको चेंज भी बोल सकते हैं, टू कन्वर्ट हीट रिक्वायर्ड टू द बॉडी टू चेंज भी बोल सकते हैं, टू चेंज इट्स स्टेट, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। अब ये जो लेटेंट हीट होती है वो सिर्फ डिपेंड करेगी बॉडी के मास के ऊपर एंड एक फिक्स कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट जो है पर्टिकुलर बॉडी के लिए कांस्टेंट होती है। इट इज गिवन बाय L इज इक्वल्स टू Q अपॉन M। इसका अगर SI यूनिट देखेंगे तो वो बनेगा जूल पर केजी, एंड वही अगर सीजीएस यूनिट है तो ये बनेगा कैलोरी पर ग्राम। तो फिर से लेटेंट हीट में अगर हमें जूल पर केजी है, इसको कैलोरी पर ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो फिर से कंडीशन क्या होगी? 1 जूल मतलब जो कैलोरी है केजी का ग्राम में करेंगे +3, वो बनेगा -3। तो केजी का ग्राम ऊपर जाके +3 का -3, ये बनेगा कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेसिकली जो आइस होता है, आइस, उसके लिए जो लेटेंट हीट है वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। एंड वहां पे अगर हम देखेंगे कि वाटर की वेपर है, मतलब हम उसको स्टीम बोलेंगे, तो स्टीम के लिए जो लेटेंट हीट है वो 536 या फिर 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इस तरह से ये दोनों कांस्टेंट दिए जाते हैं क्वेश्चन में, नहीं भी देंगे तो भी आपको इसको रिमेम्बर करना पड़ेगा। मतलब वहां पे क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑकर होता है। फर्स्ट केस में आइस का लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड दूसरी केस में जो है वो वाटर का वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो लेटेंट हीट है उसमें दो प्रोसेस पॉसिबल है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा कि बेसिकली सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा या फिर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो सॉलिड लिक्विड ये चेंज ऑकर होते टाइम जो भी हीट रिक्वायर्ड है या फिर लिबरेट होती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि ये आइस की केस में थी, इसके यूनिट ऐसा यूनिट फॉर्मूला पूरा पार्ट सेम होगा। दूसरी आती है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा कि जो लिक्विड होता है ये कन्वर्ट होगा वेपर्स में, या फिर जो वेपर्स होते हैं वो कन्वर्ट होंगे लिक्विड में। तो लिक्विड एंड गैसेस या फिर वेपर में जो कन्वर्जन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी अमाउंट ऑफ हीट है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन फॉर्मूला ऐसा यूनिट सारी बातें सेम रहेगी बस ये डिफरेंट कंडीशन में अप्लाई होते हैं। एंड यहाँ पे अगर इनके नंबर देखेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो इसका मतलब यहाँ पे आइस को अगर वाटर बनाना है 1 ग्राम को तो सिर्फ 80 कैलोरी हीट लगती है, लेकिन अगर 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इफ वी सप्लाई heat to any substance,
during change of state. There is no change in temperature. अगर हम सब्सटेंस की स्टेट चेंज होते टाइम कितनी भी हीट सप्लाई करेंगे, तो जब तक सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज नहीं कर देता है तब तक वहां पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग देन हीट रिक्वायर्ड। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला देखा है हमने वो। अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है उस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो हीट को लिबरेट करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट and only change of state is occurring, then heat supplied or heat released is given by m into L। मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन है कि अगर वहां पे स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा, हमें ml करना है। लेकिन वहां पे अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ वहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन एक ग्राफ के अलोंग प्लॉट करेंगे और उसको बोला जाएगा एज ए हीटिंग कर्व। अभी हीटिंग कर्व में क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने वाले, ग्राफ पे जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा जिसके अलोंग हम कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं एंड उस हीट सप्लाई करने से कितना टेम्परेचर वेरी हो रहा है, हम इसको प्लॉट करें। सपोज आपको कंडीशन दी है और आपको स्टार्ट में बोला है कि एक आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है मैं इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, और इस आइस को हम फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं जैसे कि ये O पॉइंट है, इसको A पॉइंट लेते हैं, तो O से लेके A तक मैं उसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ। तो होगा क्या, देखो जब हम उसको हीट सप्लाई कर देंगे, किसको, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस को, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये डिफरेंट भी केस में डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे अपन हीट सप्लाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन ये कहाँ तक बढ़ता जाएगा, ये पॉसिबल है बढ़ना सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तक। एक बार ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया तो उसके बियॉन्ड वहां पे जो है टेम्परेचर में चेंज ऑकर नहीं हो सकता। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि O से A तक जो हीट अपन सप्लाई कर रहे थे उससे टेम्परेचर बढ़ गया, एंड इस केस में कितनी हीट हमने सप्लाई की थी ये अगर कैलकुलेट करना है तो अपन m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ये वाला रिलेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब सेकंड केस में देखेंगे कि आइस आ गया एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद अपन उसको ए से लेके बी तक हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा, यानी ए से लेके बी तक जो हमने हीट सप्लाई की थी वो यूटिलाइज हो रही है टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस टू वाटर। एंड इस केस में जो भी अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की है वो अगर कैलकुलेट करना है तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे m इंटू एल। तो यहाँ पे ये दो केस आपको समझ में आ गई। हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ पे ये सॉलिड था, यहाँ पे भी ये सॉलिड था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो मेल्ट होके लिक्विड बन गया। अगर वो लिक्विड बन गया एंड उसके बियॉन्ड अगर हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे कि मैंने सी तक हीट सप्लाई की है, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये कंटिन्यूअसली फिर से जैसे जैसे अपन हीट सप्लाई करते जाएंगे वहां पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ये टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बनता है तब तक। यानी कि यहाँ पे फिर से अपन लिख सकते हैं कि बी से सी तक का जो ग्राफ है
वहां पे जो भी हीट अपन सप्लाई कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो रही है और यूटिलाइज हो रही है टू इंक्रीज द टेम्परेचर। यानी अगर मुझे ये डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है तो मैं फिर से m इंटू सी इंटू डेल्टा टी ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जो लिक्विड हुआ था 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, वो यहाँ पे आने के बाद वाटर ही रहेगा। इसके बियॉन्ड अगर मैं और थोड़ा हीट इसको सप्लाई करूंगा जैसे सी से लेके डी तक, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टेम्परेचर में कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा। और ये वाटर जब तक पूरी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होती है तब तक वहां पे चेंज ऑकर नहीं होगा। यानी मैं आगे लिख सकता हूँ कि सी से लेके डी तक जो भी हमने हीट सप्लाई की थी वो जो है वो चेंज ऑफ स्टेट कराने के लिए, चेंज इन स्टेट कराने के लिए यूटिलाइज हो गई। दैट्स व्हाई डेल्टा क्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग एम इंटू एल। एम एल करके उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द एंड क्या होगा, डी से लेके ई तक या फिर आगे कितना भी बढ़ाओ उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर जो है हीट के साथ कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। यानी फिफ्थ पार्ट में अपन लिख सकते हैं डी से लेके ई तक जो भी अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं उससे वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, विच इज गिवन बाय एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। बस यही होता है। मैंने वाटर की एंड आइस की केस दे दी, आपको कोई भी सब्सटेंस किसी भी हालत में दिया जा रहा है सेम पार्ट वहां पे रिपीट होने वाला है। चेंज ऑफ स्टेट ऑकर होगी या फिर वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पे हमें क्या करना है, एम सी डेल्टा टी। अगर चेंज ऑफ स्टेट ऑकर हो रहा है तो सिर्फ एम इंटू एल करेंगे, यू विल गेट ऑल द आंसर। एंड इसी से रिलेटेड जो वर्क करने वाला डिवाइस है उसको अपन बोलते हैं एज ए कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, तो ये कैलोरीमेट्री मतलब क्या होता है, व्हाट इज माय कैलोरीमेट्री? ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसका काम होता है हीट की मेजरमेंट करना। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। एक्चुअल में ये डिफरेंट सब्सटेंस की जो है स्पेसिफिक हीट मेजर करने के लिए यूज होती है। कुछ नहीं होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक वेसल होता है जो सराउंडिंग के मीडियम के साथ आइसोलेटेड है, उसमें हम दो डिफरेंट टेम्परेचर के सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं। फिर उनका जो कॉमन टेम्परेचर आएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होगी, फिर स्पेसिफिक हीट है या फिर दोनों को मिक्स किया था दोनों में से किसी एक का टेम्परेचर है, उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल इसकी वर्किंग होती है। अभी किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है कि दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हमने मिक्स किए तो वहां पे होगा क्या, एक बॉडी जो है जो हायर टेम्परेचर पे थी वो हीट को लिबरेट कर देगी, लोअर टेम्परेचर पे जो बॉडी है वो उसको गेन करेगी। यानी यहाँ पे मेन मैकेनिज्म क्या होता है, जो हीट लॉस होगी एक सब्सटेंस की वही दूसरे सब्सटेंस के लिए हीट गेन हो जाएगी। बस यही अपन कैलकुलेट करते हैं, एक की हीट लॉस दूसरे ने उसको गेन गेन किया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वहां पे एक कंडीशन है कि इफ नो चेंज ऑफ स्टेट इज ऑकरिंग, मतलब वहां पे चेंज ऑफ स्टेट ऑकर नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी। यानी कि m इंटू सी इन ब्रैकेट थीटा वन माइनस थीटा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू m इंटू सॉरी m1c1 ये m2c2 इन ब्रैकेट थीटा ऑफ मिक्सचर माइनस थीटा टू। यानी आपको समझ में आया होगा, मैंने जो थीटा वन लिखा है इसका टेम्परेचर हाइयर था जो मिक्सचर का दोनों को मिक्स करने के बाद आने वाला टेम्परेचर है उससे, इसलिए ये थीटा वन माइनस थीटा मिक्स लिखा है। एंड यहाँ पे थीटा में मिक्स माइनस थीटा टू लिखा है। तो इस एक्सप्रेशन से हम जो भी अननोन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसी को अगर रीअरेंज करेंगे तो थीटा फॉर मिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बनेगा m1c1 थीटा वन प्लस m2c2 थीटा टू डिवाइडेड बाय m1c1 प्लस m2c2। कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कंफर्म क्वेश्चन आने ही वाला है, तो यहाँ पे जो भी कुछ भी डेटा होगा उसको किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको बोला है कि अगर C1 इज इक्वल्स टू C2 है, मतलब दोनों की हीट कैपेसिटी सेम है जिनको अपन मिक्स कर रहे थे, तो उस केस में सेम अबव एक्सप्रेशन जो है वो बनेगा m1 थीटा वन प्लस
m2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एंड वहां पे अगर बोला है कि m1 इज इक्वल्स टू m2 है, दोनों के जो मासेस हमने लिए थे वो सिमिलर है, तो वहां पे मिक्सचर का जो भी टेम्परेचर है वो मिलेगा थीटा 1 C1 प्लस थीटा 2 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एंड अगर आपको बोला है कि मासेस भी सेम है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज भी सेम है, तो उस केस में जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा थीटा मिक्स, ये बनेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2। मतलब दोनों के टेम्परेचर का ये एवरेज और मीन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलोरीमेट्री रिलेटेड जो भी सम है हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो इसको निग्लेक्ट मत करो। इसको जितना टाइम देके प्रिपेयर कर सकते हो उतना टाइम दो। टॉपिक में सबसे ज्यादा टाइम आपको एक कैलोरीमेट्री एंड दूसरा रेडिएशन, इनमें ही देना है। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक थ्योरेटिकल पॉइंट आता है, दैट इज फेज इंडिकेटिंग डायग्राम। मतलब जो डिफरेंट फेज होते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे डायग्राम हम मतलब ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ये ग्राफ जो है हमेशा से पीटी ग्राफ होते हैं। पीटी मतलब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। प्रेशर के वजह से जो भी चेंज ऑकर होगा उसको अपन टेम्परेचर के अलोंग प्लॉट करते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली हम एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इनसे रिलेटेड ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट ऑकर होगा मतलब एक तो मेल्ट होगा नहीं तो बॉइल होगा। तो वहां पे कंडीशन क्या होती है कि अगर सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड का कन्वर्जन अगर लिक्विड में हो रहा है, तो उस टाइप का जो कर्व होता है उसको बोला जाता है एम कर्व। एम कर्व, एम कर्व मतलब मेल्टिंग का कर्व। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब मेल्ट हो रहा है, इसलिए उससे रिलेटेड जो भी फेज इंडिकेटिंग डायग्राम होगी उसको यम कर्व या फिर फ्यूजन लाइन ऐसे बोला जाएगा। यम कर्व और फ्यूजन लाइन। वहां पे अगर लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो वहां पे वेपर में कन्वर्जन होता है, इसलिए इसको बोला जाएगा वी कर्व। एंड इसी वी कर्व को बोला जाता है एज ए वेपराइजेशन लाइन। उसके बाद में थर्ड केस आती है, और वहां पे सॉलिड का डायरेक्ट वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा। और सॉलिड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए सब्लिमेशन। तो ये बनेगा एस कर्व। एस कर्व मतलब ये बनेगा जहाँ पे सब्लिमेशन हो रहा है। एंड सब्लिमेशन हो रहा है इसलिए जो लाइन आएगी वो भी सब्लिमेशन लाइन होगी जिसमें लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉलिड का कन्वर्जन अगर वेपर में हो रहा है, तो इनको अगर प्लॉट करना है तो इनका फिक्स स्ट्रक्चर है, या आपको एज इट इज रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसको अपन प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पे। तो वहां पे दो पॉइंट होंगे, एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट होगा। एंड इसके बिटवीन हम एक टेम्परेचर लेंगे एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 273 केल्विन। अब यहाँ पे हम प्रेशर कंसीडर करेंगे एक 4.6 मिलीमीटर ऑफ Hg। एंड एक थोड़ा प्रेशर कोई भी बढ़ने के बाद रैंडम आएगा P। तो यहाँ पे हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ऐसे तीन पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे अगर फर्स्ट ग्राफ मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बनेगा हमारा एम कर्व जिसमें सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। उसी की जगह पे अगर मैं ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करूंगा, तो ये बनेगा हमारा एस कर्व जिसमें क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ से जो जाएगा वो बनेगा वी कर्व।
जिसमें वेपराइजेशन हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग प्लॉट किए हुए ग्राफ है, तो आपको ये एज इट इज रिमेम्बर करना है। इनका नेचर कैसे आया, क्या आया, ऐसे कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। और तीनों ग्राफ जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उसको बोला जाता है एज ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट हो सकता है, वाटर को छोड़ के यहाँ पे दूसरा कुछ हो सकता है। तो बेसिकली अगर वाटर की बात करेंगे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो ऑकर होता है एट 273 केल्विन, यानी गिवन नेचर ऑफ ग्राफ ये मैच कर रहा है विथ वाटर। और जो ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर होता है वो ऑलरेडी ग्राफ में शो किया है 4.58 या फिर 4.6 मिलीमीटर ऑफ Hg, जो होता है इक्वल टू 0.00625 एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से ये फीज इंडिकेटिंग कर्व है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज रेगुलेशन प्रोसेस। कुछ खास नहीं उसमें, आइस क्यूब के ऊपर दोनों साइड में अगर हमने एक स्ट्रिंग को दो वेट बांध के उसको छोड़ दिया तो वो स्ट्रिंग कट करके नीचे जाएगी, और वो जैसे नीचे जा रही है वैसे वैसे वहां पे क्या होगा, ये जो सॉलिड था वो फिर से मतलब अपनी जो स्पेसिंग है उसको फील करता हुआ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हीट कैपेसिटीज। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, थर्मल एक्सपांशन। अब ये थर्मल एक्सपांशन हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें पहली बात आती है कि थर्मल एक्सपांशन होता क्यों है। तो उसके लिए मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं जब हीट एक्सप्लेन कर रहा था तब, कि जो लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, ये तीन स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी हो गए, चेंज हो गए, क्यों चेंज होंगे, अगर सब्सटेंस को हीट एनर्जी मिल गई तो वो हीट एनर्जी का यूज करके इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करके जो सेपरेशन है उसको चेंज करने के लिए ट्राई करेगा। तो वहां पे होगा क्या, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में। इस तरह से ये सेपरेशन की चेंज होने से एक तो चेंज ऑफ स्टेट ऑकर होगा, एंड डायरेक्ट स्टेट चेंज भी नहीं हो रही है तो भी क्या होगा, वहां पे जो है एक्सपांशन ऑकर होंगे। मतलब एक तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ नहीं बढ़ी तो एरिया बढ़ेगा, एरिया नहीं बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। एंड इसी का जो एक्सपांशन का पार्ट है जिसको रिस्पॉन्सिबल हीट है, थर्मल है, टेम्परेचर का वेरिएशन है, उसको अपन बोलते हैं एज ए थर्मल एक्सपांशन। तो इसमें अगर हम ये वन डायमेंशन में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आता है लीनियर एक्सपांशन। अब लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या होगा, सॉलिड की केस में अगर हम कोई वन डायमेंशनल बॉडी कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे उसकी लेंथ में चेंज ऑकर होता है ड्यू टू टेम्परेचर में चेंज। और वो क्या होता है, देखो कि जो चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर होता है। इसलिए ये डेल्टा एल बनेगा प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। अगर यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे तो डेल्टा एल बनेगा एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फा को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। एंड अगर हमें फाइनल लेंथ चाहिए तो ये बनती है इनिशियल लेंथ इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है लीनियर एक्सपांशन में ये जो फाइनल लेंथ है या फिर चेंज इन लेंथ है जो भी रिक्वायर्ड है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको दो रॉड के बिटवीन चेंज इन लेंथ के रिलेशन की बात की है तो उस केस में अपन डायरेक्टली L2 by L1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा फॉर सेकंड रॉड डेल्टा इंटू टी, ये रिलेशन यूज करेंगे। मतलब दो रॉड के बारे में आपको बोला है कि पहले रॉड की चेंज इन लेंथ इतनी है, दूसरे रॉड की चेंज इन लेंथ कितनी होगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर उनको पूछते हैं तो उस केस में हमें ये रिलेशन वहां पे यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको पेंडुलम क्लॉक के बारे में डिस्कशन दे रहे तो वहां पे जो पेंडुलम क्लॉक होता है, पेंडुलम क्लॉक में टेम्परेचर चेंज होने से वहां पे जो लेंथ चेंज होती है तो उसकी वजह से जो चेंज इन टाइम ऑकर होता है, डेल्टा टी मतलब यहाँ पे चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम ये होता है हाफ ऑफ डेल्टा थीटा इंटू अल्फा,
यहाँ पे डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा मतलब वही है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बस यहाँ पे क्या होगा कि अगर पेंडुलम क्लॉक की लेंथ बढ़ गई, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर वहां पे टी पीरियोडिक टाइम उसका बढ़ गया, तो वहां पे क्या होगा, अगर टी इंक्रीज हो गया तो लॉस ऑफ टाइम, टाइम का लॉस होगा। एंड अगर वहां पे पीरियोडिक टाइम जो है वो अगर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वहां पे गेन ऑफ टाइम होगा। अभी क्या इंक्रीज एंड क्या डिक्रीज बोल रहा हूँ मैं, पेंडुलम मालूम है आपको, वो क्या करता है, ऐसे एसएचएम परफॉर्म करता है। तो वहां पे क्या है कि ऐसे इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्लॉक में सेट किया है कि 1 सेकंड होने वाला है। तो ये अगर ये जल्दी जल्दी हो गया, मतलब टी डिक्रीज हो गया तो टाइम गेन होगा, अगर धीरे धीरे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे टाइम का क्या होता है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेंडुलम क्लॉक से रिलेटेड जो पार्ट है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्केल। एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्केल मतलब जो मीटर स्केल होती है, जैसे कि आपको बोला जाता है कि जैसे कोई मीटर स्केल है, हम कश्मीर में यूज करने वाले हैं, राजस्थान में यूज करने वाले हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको कैलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे उसको अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से जो है, वो जो स्केल से रीडिंग हमें आने वाली है वो एक्चुअल में नहीं आती, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होगी, जैसे एज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल एक स्केल हम कश्मीरी में यूज करते थे जहां पे टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस है, और सडनली उसको एक्सीडेंटली हमें लेके आना पड़ा राजस्थान में जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो राजस्थान में हमें एक ऑब्जेक्ट मेजर करना है, अब वो ऑब्जेक्ट तो खुद राजस्थान का है, तो उसका तो टेम्परेचर की वजह से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो उसी टेम्परेचर में जो है वो है। लेकिन इस स्केल की लेंथ बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जैसे 1 मीटर की जो एक्चुअल लेंथ थी, वो स्केल 1 मीटर से बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो 1 मीटर ही शो करेगी। इसलिए ऑब्जेक्ट की रीडिंग जब भी अपन लेंगे, तो जो एक्चुअल उसकी लेंथ थी उससे कम आंसर आएगा। और अगर वहां पे हम उल्टा करेंगे, राजस्थान की स्केल कश्मीर लेके जाएंगे, तो वहां पे जो लेंथ है उससे ज्यादा लेंथ हमें मिलेगी, मतलब वहां पे क्या होता है, हमें जो रीडिंग है उसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलती है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टीवी इज इक्वल्स टू यस आर इन ब्रैकेट 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ये रिलेशन यूज करना पड़ता है। टी वी का मतलब ट्रू लेंथ यानी ट्रू वैल्यू, यस आर का मतलब स्केल रीडिंग, स्केल से जो हमें रीडिंग मिल रही है लेकिन उसके ऊपर अपन वैल्यू नहीं कर सकते, उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, जो टेम्परेचर की वजह से चेंज ऑकर हो रहा है उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है जहां पे डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स ये कांस्टेंट है, ऐसे बोला जाता है। तो उस केस में हमें करना क्या है, L1 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू L2 अल्फा 2, बस इतना ही करना है। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर जो है उसका कंसिडरेशन नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ रिलेशन दिया जाता है बाय मेटेलिक स्ट्रिप के। अब बाय मेटेलिक स्ट्रिप मतलब क्या होता है कि वहां पे दो मेटल की एक स्ट्रिप बनाई जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी पट्टी, तो ये फर्स्ट मेटल है और ये सेकंड मेटल है, ऐसी बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। तो अगर अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होता क्या है कि ये इसकी टेंडेंसी होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये बेंड होती है। अब बेंड क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, देखो कि दो मेटल हमने जो कंसीडर किए यहाँ पे, तो उन दोनों का जो अल्फा है वो सेम नहीं है, इसलिए दोनों का होने वाला जो एक्सपांशन है वो भी सेम नहीं है। तो होता क्या है, देखो जिसका अल्फा ग्रेटर है, जिसका अल्फा ग्रेटर है वो क्या करता है, ये आउटर पार्ट पे रहता है, एंड जिसका अल्फा कम है, लेस है, स्मॉलर है, वो इनर साइड पे रहता है। इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में अपनी लेंथ बढ़ाने की बजाय वहां पे क्या करते हैं, अपने पाथ के अलोंग बेंड होती है। ठीक है, ये हो गया ऑल अबाउट लीनियर एक्सपांशन। इसी तरह से आता है सुपरफिशियल, जिसको अपन एरियल भी बोलते हैं, सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपांशन।
सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपांशन। मतलब वहां पे अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसकी लेंथ बढ़ने की वजह क्या होता है कि दो डायमेंशन में मतलब एरिया में चेंज अकर होता है, तो उसको उस चेंज को अपन कंसिडर कर रहे हैं एज सुपरफिशियल एक्सपांशन। पहले की तरह ही होगा पूरा कि चेंज इन एरिया ए प्रोपोर्शनल होगा टू द इनिशियल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन एरिया बनेगा बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा, और बीटा का मतलब होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, लेकिन कौन सा, सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो अगर मुझे फाइनल एरिया चाहिए तो इनिशियल एरिया को अगर मैं ए नॉट बोलूंगा तो ये बनेगा ए नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा थीटा। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बीटा होता है इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। ये रिलेशन से हम अगर एक डायमेंशन में अल्फा दिया है तो उसको बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी की तरह नेक्स्ट आता है वॉल्यूम एक्सपांशन, या फिर अपन उसको कंसिडर करते हैं एज ए क्यूबिकल एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन और क्यूबिकल एक्सपांशन, तो यहाँ पे भी सारी बातें सेम की जो भी चेंज इन वॉल्यूम होगी वो गिवन बाय वी नॉट इंटू ये कांस्टेंट गामा इंटू डेल्टा थीटा होगी। फिर अगर फाइनल वॉल्यूम चाहिए तो वो बनेगा v इक्वल्स टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। तो एरिया या फिर वॉल्यूम या फिर वहां पे लीनियर कोई भी एक्सपेंशन पूछा है तो इस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गामा का एंड अल्फा का रिलेशन होता है फिर से गामा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। उसमें बस और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इन केस ऑफ लिक्विड they are placed in कंटेनर। अगर लिक्विड की बात करेंगे तो उसको तो अपन ऐसे रोड पे नहीं डाल सकते हर बार, वो किसी ना किसी कंटेनर में हम उसको पोर कर देते, रख देते। तो उसकी वजह से होता क्या है कि व्हेन वी सप्लाई हीट टू द लिक्विड, सेम हीट will be transferred to the container also। वही हीट जो है वो कंटेनर को भी मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है वहां पे देखो कि जो डेल्टा वी फॉर लिक्विड है वो बनेगा वी फॉर लिक्विड इंटू बीटा फॉर लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा, एंड जो डेल्टा वी फॉर कंटेनर है वो बनेगा, एक मिनट ये गामा है, वो बनेगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंटू गामा फॉर कंटेनर इंटू डेल्टा थीटा। तो ये दोनों का जो एक्सपेंशन है इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो वहां पे जो है अगर हमें नेट चेंज कैलकुलेट करना है तो वह हम करेंगे क्या, वहां पे डेल्टा वी दोनों की अगर कैलकुलेट करनी है तो हम वहां पे डेल्टा वी फॉर लिक्विड माइनस डेल्टा वी फॉर कंटेनर ये कर सकते हैं। और वहां पे क्या होगा, डेल्टा थीटा दोनों में मतलब कॉमन होगा, और उसके बाद ब्रैकेट में हम जो है रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वहां पे जो है दोनों की केस में गैमा एपरेंट होता है गैमा फॉर कंटेनर सॉरी लिक्विड माइनस गैमा फॉर कंटेनर। तो यहाँ पे ये गैमा एपरेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वहां पे कंडीशन क्या है देखो कि अगर आपको बोला गया है कि गैमा फॉर लिक्विड इज ग्रेटर देन गैमा फॉर कंटेनर है तो क्या होगा, लिक्विड का एक्सपांशन ज्यादा होगा एंड लिक्विड क्या होगा, कंटेनर के बाहर आएगा। अगर आपको बोला गया है कि लिक्विड लिक्विड के लिए गामा जो है वो छोटा है कंटेनर से, तो इसका मतलब क्या होगा, कंटेनर का एक्सपांशन ज्यादा होगा एंड लिक्विड की लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये लिक्विड जो है कंटेनर के इनसाइड बिहेव करता है। और यहाँ पे अगर हमें चेंज इन वॉल्यूम चाहिए जो एपरेंट है विच इज गिवन बाय v डिवाइडेड बाय गामा जो लिक्विड का है माइनस गामा जो कंटेनर का है इनटू डेल्टा थीटा। तो ये रिलेशन से हम जो एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वहां पे ये गामा एपरेंट बस हम पुट करने वाले बाकी कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से जो है जो अपथ्रस्ट होता है फोर्स ऑफ बायोन्सी,
वो भी चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन अपथ्रस्ट विथ टेम्परेचर। अब कंडीशन क्या है, देखो अपथ्रस्ट क्यों चेंज होगा, तो उसके लिए बेसिकली हमें मालूम है कि अपथ्रस्ट इज गिवन बाय, अपथ्रस्ट होता क्या है, अपथ्रस्ट होता है V इंटू सिग्मा इंटू जी, where V is the volume, sigma is the density and G is the acceleration due to gravity। तो अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो V में भी चेंज होगा, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो सिग्मा में भी चेंज होगा। तो ये V एंड सिग्मा दोनों में भी चेंज ऑकर होंगे, इसलिए अगर हमें वहां पे बायोन्सी में आने वाला चेंज या फिर अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है तो वहां पे अपन 1 फॉर सॉरी U डैश अपॉन U इक्वल्स टू 1 प्लस गामा फॉर solid into change in temperature plus 1 plus gamma for liquid into change in temperature, ये रिलेशन वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हम नया अपथ्रस्ट कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से होने वाले जो भी एक्सपांशन एंड रिलेटेड टर्म्स थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और एक पॉइंट है दैट इज एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है कि बेसिकली कंडीशन क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है इंक्रीज होता है तो वो एक्सपांड होता है। सेम केस वाटर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तो वाटर ने क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए, मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। बट इस टेम्परेचर रेंज में वाटर की जो है वो वॉल्यूम कम होती है, मतलब वो एक्सपांड होता ही नहीं है। वहां पे क्या होता है, उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होने लगती है। एंड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वहां पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन ये वाटर फॉलो करता है और इसी को बोला जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इससे होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, तो देखो ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब है जो हमारा नेचर है उसकी एक स्पेशल अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट में नेचर करता क्या है, तो बेसिकली जो आइस शीट्स होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पोलर रीजन में जहाँ पे सिर्फ आइस ही रहता है, जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है उसको सर्वाइवल, मतलब उसके सर्वाइवल के लिए उसने सर्वाइव करना चाहिए, इसलिए नेचर ने की हुई ये स्पेशल अरेंजमेंट है। तो होगा क्या, देखो जैसे कि पानी है, रिवर में से फ्लो हो रहा है या फिर कोई भी पॉन्ड है, तड़ है, तो उसका अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसमें होगा क्या कि ऊपर का अपर लेवल का जो पानी होगा उसका कन्वर्जन आइस में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी और डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी इसलिए ऊपर की जो आइस में फॉर्म होने वाली लिक्विड मतलब वाटर की कंडीशन है वो रिमेनिंग वाटर से कम डेंस होगी, इसलिए फ्लोट करेगी। अब ये फ्लोट करने से क्या होगा कि हमें मालूम है आइस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए सराउंडिंग के जो टेम्परेचर का इफेक्ट है जिसकी वजह से रिवर का पॉन्ड का अपर मोस्ट लेयर का पार्ट वो जो है वो आइस बन गया था, वो उस हीट को उस टेम्परेचर को नीचे के वाटर तक जाने ही नहीं देगा। इसलिए ऊपर आइस शीट बनती है पॉन्ड में रिवर में, लेकिन उसको अगर फोड़ देंगे तो नीचे से जो है वो पानी फ्लो होता है, मतलब वहां पे लिक्विड जो है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। इतनी सिंपल सी बात होती है और उसको बोला जाता है एज ए एनेमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और ये जो है नेचर की स्पेशल अरेंजमेंट है जो एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे हमने जो है बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड जो थर्मल एक्सपांशन का, थर्मोमेट्री का, स्पेसिफिक हीट एंड कैपेसिटी का जो भी पार्ट था इन डिटेल 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स कवर करके डिस्कशन किया है। आपका काम है कि जो भी आज मैंने पढ़ाया है एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है उसको एटलीस्ट 3 3 बार लिख के प्रिपेयर करना, क्योंकि इसको भूलने का चांस आप नहीं ले सकते। इससे रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा इसी थ्योरी से रिलेटेड आप उसको सॉल्व करेंगे, एक तो डायरेक्टली नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे।
तो उसके लिए मैं आपको तुरंत वर्कशीट भी देने वाला हूँ, उस वर्कशीट में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है उसका लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, लेकिन ये जो हीट ट्रांसफर है उसको अपन कवर करेंगे, उससे पहले आपको जो अब तक पार्ट मैंने पढ़ाया है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो आप बोलो कि कितना टाइम लगेगा आपको, सो दैट अब तक की जो कुछ भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 30 मिनट्स, 1 आवर, मैक्सिमम मैं आपको 1 घंटा दे सकता हूँ। जानवी, सानिया, वैष्णवी, 1 घंटा सर। ओके, विद इन 1 आवर हो जाएगा कंप्लीट। यस सर। चलो, तो 1 घंटे में पूरा पार्ट थ्योरी का प्रिपेयर करना है आपको, और ये सारी बातें आपने लिखी है तो मुझे ग्रुप पे सारे जो रिटर्न नोट्स है आपके उसके पिक्स भी चाहिए। सो सेम जो लेक्चर है वी विल कंटिन्यू, अभी 5:43 हो गए, वी विल कंटिन्यू एट 6:45, ओके। ओके, डन।